अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। ऑल राइट, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से सब लोग मेरे नौजवानों फटाफट लाइव आ जाओ। अनुराग गुड इवनिंग, अनिकेत राम राम सर जी, राम राम भैया। अनुराग जय हिंद, अनिकेत जय हिंद, नेहा कुमारी जय हिंद। प्लीज़ आइए, आ गए भाई, आ गए, एकदम आ गए, उपस्थित हो गया हूँ। आप लोगों का आदेश सिराखों पर, योर विश इज़ माई कमांड ना। चलो फटाफट अब लेक्चर को बिना डिले किए स्टार्ट कर लेते। हम लोग कल जो बात कर रहे थे, हम लोग ये बात कर रहे थे भाई कि जब भी दो सेंटेंस फ्यूचर कंडीशनल में होते हैं तो क्या सीन क्या होती। सीन ये होता है कि जब भी दो सेंटेंस फ्यूचर में होते हैं, हिंदी में दो सेंटेंस फ्यूचर में होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, तो जिस पार्ट में कंजंक्शन लगा होता है उस पार्ट का नाम होता है कंडीशनल सेंटेंस, और दूसरा वाला क्या होता है, मेन सेंटेंस। तो जिस पार्ट में कंडीशनल सेंटेंस, उसी पार्ट को बोलेंगे जिस पार्ट में कंजंक्शन लगा होगा। ठीक है, तो जिस पार्ट में कंजंक्शन लगा होगा उसी पार्ट को हम बोलेंगे कंडीशनल सेंटेंस। और मैंने कहा था कि कंडीशनल सेंटेंस डियर हमेशा बनेगा प्रेजेंट में, हमेशा बनेगा प्रेजेंट में, और जो मेन सेंटेंस होगा वो हमेशा बनेगा फ्यूचर में। ये बातें हम लोग कल किए थे। अच्छा, ये भी कहा गया था कि कंडीशनल सेंटेंस चाहे लिखो पहले और चाहे लिखो मेन, ये आपस में उल्टा पुल्टी भी कर सकते हैं, आपस में इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। फिर हमने इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे कि देखो, इफ़ यू डू मी अ फेवर, ये तो प्रेजेंट में लिखा गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये भी फ्यूचर में लिखा गया, मेन सेंटेंस है, ये कंडीशनल है, ये मेन है। तो हमने कहा था कि इफ़ को हटाकर हम शुड भी लगा लेते हैं, तो इफ़ का शुड भी लगा लिया। बस ध्यान रखना है कि शुड लगाने के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन अगर इफ़ लगा के यहाँ कोई सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म यूज़ कर लोगे तो फिर यहाँ वाली वर्ब या से एस लगाना पड़ जाएगा। तो ये बात थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग आते हैं भैया आगे, आ जाओ। यहाँ तक भी हम लोग पढ़ लिए थे, यस, यहाँ तक हम लोग पढ़ने वाले थे, इसको सीखना था आज। देखो, शुड यू लेट मी टीच हर, आई विल लेट हर सेलेक्टेड। देखो, शुड का मतलब यहाँ क्या समझोगे डियर, शुड का मतलब यहाँ समझोगे आप इफ। तो लिखा जा रहा है कि इफ यू लेट मी टीच हर, यदि आप, लेट का मतलब सिखाया था, लेट का मतलब अलाउ करना, कह रहा है। अच्छा, लिखा रहेगा प्रेजेंट में, देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। इफ क्लॉज को कहाँ पर लिखा जाएगा, प्रेजेंट में, लेकिन आप मीनिंग कहाँ समझोगे, फ्यूचर में। आप मीनिंग कहाँ समझोगे, फ्यूचर में। चलो, तुम्हारी रिक्वेस्ट ना अनिकेत, क्या बताऊं मैं। देखो, शुड यू लेट मी टीच हर, तो मैंने कहा था कि इसको लिखा जाएगा प्रेजेंट में, लेकिन मीनिंग कहाँ निकालेंगे, फ्यूचर में। तो मीनिंग क्या निकलेगी, यदि आप मुझे उसे पढ़ाने दोगे। लेट मी टीच का मतलब मुझे अलाउ कर दो पढ़ाने के लिए, मुझे अलाउ करो क्या करने के लिए, पढ़ाने के लिए। किसको पढ़ाने के लिए, इस लड़की को। यदि आप मुझे पढ़ाने के लिए अलाउ करोगे इस लड़की को, तो मैं कहता हूं कि आई विल गेट हर सेलेक्टेड, मैं उसको सेलेक्ट करवा दूंगा, मैं उसको सेलेक्ट करवा दूंगा। ये गेट बेटा कॉस्टिव वर्ब सिखाया था उस दिन। कॉस्टिव वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, उस ऑब्जेक्ट के बाद दो तरह की फॉर्म आती है, सिखाया था। गेट के साथ एक्टिव मीनिंग के लिए टू के साथ V1 लगाओ, और गेट के साथ पैसिव मीनिंग के लिए थर्ड फॉर्म लगाओ। तुमको पता है कि ये जो हर है, ये लड़की खुद तो सिलेक्ट नहीं होगी, सेलेक्ट करने का काम खुद तो ये नहीं करेगी। अगर खुद नहीं करेगी, इसका मतलब है इसको किया जाएगा, इसका मतलब है एक्टिव मीनिंग नहीं बल्कि पैसिव मीनिंग चाहिए। तो भैया आई विल लेट गेट हर सेलेक्टेड, ये है कि मैं उसको सेलेक्ट करवा दूंगा। ये जो लेट गेट लिख दिया गया थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये एक्चुअल में होना चाहिए था आई विल लेट हर गेट सेलेक्टेड। ये बाय मिस्टेक लिख दिया गया, कोई बात नहीं, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, वो टाइपिंग मिस्टेक है। आई विल लेट, ये लेट लगाया क्यों फालतू में, लेट हटा ही दो यार, बिना मतलब का वो गलती का पार्ट हो जाएगा, हटाओ। ये लेट की कोई ज़रूरत यहाँ पर से है नहीं, ये बिना मतलब का लगा के बैठा गया है, इसको सही करके आप ऐसे लिख लो, ऐसे आई विल
गेट हर, वो मेरे ख्याल से लिखा नहीं रहा होगा, बाय मिस्टेक लिखा गया है। देखो, तो इफ़ यू लेट मी टीच है, यदि आप मुझे अलाउ करेंगे उसको पढ़ाने के लिए, तो आई विल गेट हर सेलेक्टेड, मैं उसको सेलेक्ट करवा दूंगा। तो देखो ये मेन सेंटेंस है, मेन सेंटेंस बनना कहाँ चाहिए भैया, फ्यूचर में बनना चाहिए। कंडीशनल कहाँ बनना चाहिए, प्रेजेंट बनना चाहिए, प्रेजेंट बना भी हुआ है। इसका मतलब जो जहाँ बनना चाहिए वहीं पे बना हुआ है। बस समझना था कि यहाँ पे शुड लगाया है, तो तुम समझते रहना शुड का मतलब इफ़ है यहाँ पे, ठीक है। वो बस केवल समझने के लिए सेंटेंस दिया गया, ताकि आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देख ले, समझ ले, जान ले, ताकि दिक्कत ना हो, राइट। अब आते हैं, जैसा कि मैंने कल कहा था कि बेटा कंडीशनल सेंटेंस किसको बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे जिस सेंटेंस के पहले क्या लगा हो, कंजंक्शन लगा हो। कंजंक्शन लगा होगा तो वो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। उसी सबऑर्डिनेट क्लॉज एक ग्रामर का टर्म है जिसको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हो, उसी को ग्रामर में क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, ठीक है, ग्रामर की भाषा है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी जिसमें कंजंक्शन लगा होगा। और मैंने कल कहा था डियर कि कंजंक्शन वो इफ भी हो सकता है, कंजंक्शन अनटिल अनलेस भी हो सकता है, कंजंक्शन आफ्टर बिफोर भी हो सकता है, कंजंक्शन एज सुन एज भी हो सकता है, मतलब तमाम तरह के कंजंक्शंस हो सकते हैं। तो अभी देखो, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि कुछ कनेक्टर चेंज करेंगे। अभी तक हमने इफ की बात किया, अब आते हैं दूसरे पे। लिखा है बिफोर यू रीच होम, बिफोर यू रीच होम द फादर एंड द ब्रदर ऑफ यू, दोनों अलग अलग होंगे, फादर अलग होंगे और ब्रदर अलग होंगे, राइट, इसलिए दोनों बात आर्टिकल लगाया है। ऑफ यू मतलब आपके पिताजी और आपके भाई विल हैव लेफ्ट दिस सिटी। अब देखो ये है तुम्हारा कंडीशनल पार्ट, बनना कहाँ चाहिए, प्रेजेंट में। देखो बना भी है कि नहीं, बना है, देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये है तुम्हारा डियर मेन सेंटेंस, यहाँ से यहाँ तक। बनना कहाँ चाहिए, फ्यूचर में। ये बात बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि तुमको दिमाग में चढ़ जाए कि कंडीशनल सेंटेंस में एक बनता फ्यूचर में, एक बनता प्रेजेंट में। कौन बनता है प्रेजेंट में, पहला वाला नहीं, ये बात मत बोलना पहला वाला, ये लैंग्वेज यूज़ करना कि सर जो पार्ट कंडीशनल होगा जिसमें कंजंक्शन लगा होगा वो बनेगा प्रेजेंट में। वो आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, राइट। तो मैंने कहा मेन सेंटेंस जो लिखा है फ्यूचर में तो है, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट के बजाय कहाँ लिखा है, परफेक्ट में। जबकि पहले हम लोग क्या बना रहे थे, इलेक्ट हटा दो यहाँ से, जबकि पहले हम लोग क्या बना रहे थे, फ्यूचर के इंडेफिनिट में। इसीलिए मैंने कल ये बात कही थी बेटा कि अगर तुम नियम रट लोगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनता है मेन सेंटेंस, तो गड़बड़ हो जाएगी। फ्यूचर में बनता है, इंडेफिनिट बनेगा कि कंटिन्यूअस बनेगा कि परफेक्ट बनेगा। कल मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट भी बना के दिखाया था, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी दिखाया था, वो स्मोक वाला, और आज आपको फ्यूचर परफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये टेंस का जो वेरिएशन है वो टेंस डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा, वो सेंटेंस की फीलिंग बताएगा कि सेंटेंस में दिखाना क्या है। अगर किसी काम की कंटिन्यूटी दिखानी है तो यूज़ कंटिन्यूअस टेंस, अगर किसी काम का कंप्लीशन दिखाना है तो यूज़ परफेक्ट टेंस। अब तुम बताओ बिफोर लगने का क्या मतलब है, बिफोर लगने का क्या मतलब है, समझाओ। बिफोर का मतलब समझते हो, बिफोर मान लो बिफोर यू रीच होम, तुम्हारे घर पहुंचने के पहले, मान लो तुम पहुंचने वाले थे 11 बजे, 11 बजे तुम पहुंचते, लेकिन मैंने ये कहा तुम्हारे पहुंचने के पहले ये वाला जो काम होगा ये हो चुका होगा या हो रहा होगा। हम क्या बोलना चाह रहे होंगे, हम जब भी बोलेंगे कि तुम्हारे पढ़ाई ख़त्म करने के पहले, अब मैं जो बोलूँगा वो काम हो चुका होगा या नहीं हो चुका होगा, हो चुका होगा। हम यही ना बोलेंगे कि भाई तुम्हारे घर पहुंचने के पहले तुम्हारी मम्मी खाना बना चुकी होंगी, मतलब जब तुम पहुंचोगे तो इस टाइम के पहले ये वाला काम ऑलरेडी डन हो चुका होगा। और तुमको पता है जब किसी काम का कंप्लीशन दिखाना होता है मेरे भाई, तो कंप्लीशन इज ऑलवेज शोन बाय परफेक्ट टेंस। और हमें पता है कि ये है मेन सेंटेंस, और मेन सेंटेंस बनना तो फ्यूचर में रहता है, तो फ्यूचर के किस टेंस में छोड़ेंगे, परफेक्ट टेंस में। इसीलिए देखो यहाँ पे विल के बाद हैव और हैव के बाद थर्ड फॉर्म, ये बनाएगा फ्यूचर परफेक्ट। तो बोलना पड़ेगा कि तुम्हारे घर पहुंचने के पहले तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे भाई इस शहर को छोड़ चुके होंगे, मतलब जा चुके होंगे। आई होप ये बात समझ में आई होगी कि आखिर इफ, जब यहाँ पे देखो शुड लगा है मतलब इफ लगा है, इफ के साथ हमने यहाँ इंडेफिनिट टेंस लिखा था, लेकिन यहाँ पे बिफोर कनेक्टर हो गया तो मेन सेंटेंस कहाँ चला गया,
परफेक्ट टेंस में चला गया। अब ये बात बेटा आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, एग्जाम के टाइम में ये बात बहुत अच्छे समझना पड़ेगा कि हम जब भी करेक्टर चेंज करेंगे तो टेंस के ऊपर भी बदलाव आएगा, टेंस के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, 100% आएगा, राइट। तो बिफोर यू रीच होम द फादर एंड द ब्रदर ऑफ यू विल हैव लेफ्ट द सिटी, तो विल हैव लेफ्ट सही होगा क्योंकि इस काम के होने के पहले ये वाला काम कंप्लीट मोड में जा चुका होगा। अगर कंप्लीट मोड में जा चुका होगा तो भैया कंप्लीशन इज ऑलवेज शोन बाय परफेक्ट टेंस। एक बार कमेंट करो क्या बिफोर वाला केस समझ में आया कि क्यों गया परफेक्ट में। इफ में परफेक्ट नहीं गया, इंडेफिनिट गया, बिफोर में परफेक्ट चला गया। क्या ये बात तुम लोगों को वास्तव में समझ में आ गई या तुमको कोई नियम कानून लग रहा है? मतलब तुम्हें क्या लग रहा है, ये किसी नियम के तहत जा रहा है या इसको जाना ही है इसलिए जा रहा है? किसी नियम के तहत ये परफेक्ट में जा रहा है या इसको जाना है इसलिए परफेक्ट में जा रहा है? बस कमेंट करो। ठंड बहुत है यार, जल्दी कमेंट करो यार, तुम्हारे कमेंट से मुझे तो ठंड कम लगेगी वरना ठंड और लगेगी मुझे। रिलीफ अड्डा, यस सर, बढ़िया। चलिए एक लोगों को तो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, मतलब मैं समझा पा रहा हूँ। अरे भैया बाकी के लोग भी कमेंट कर दो। आई एम नॉट टीचिंग ओनली वन पर्सन, सो देर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग मी राइट नाउ, सो इट्स योर ड्यूटी टू आंसर द क्वेश्चन। कमेंट करो यार फटाफट, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। तुम लोग कमेंट तो करोगे नहीं, चलो फिलहाल मैं अपना आंसर करता हूँ। आइए हम लोग अब चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए अभी बिफोर था, अब मैंने कनेक्टर क्या किया, चेंज किया। देखो बिफोर की जगह अब क्या आ गया, एज लॉन्ग एज, यहाँ क्या आ गया, बाई द टाइम। देखो दो कनेक्टर होते हैं डियर, एक होते हैं एज लॉन्ग एज और एक होता है भैया बाई द टाइम। एज लॉन्ग एज दिखाता है डियर कॉन्टिन्यूटी, बाय द टाइम दिखाता है एंडिंग। समझ रहे हो? एज लॉन्ग एज जब भी लगाओगे तो क्या दिखाएगा, कॉन्टिन्यूटी, बाय द टाइम लगाओगे तो क्या दिखाएगा, एंडिंग। ये मीनिंग में फ़र्क है, दोनों में एक सिमिलरिटी और है कि ये दोनों कनेक्टर पॉजिटिव कनेक्टर होते हैं, मतलब इनका इस्तेमाल कभी नेगेटिव सेंटेंस के साथ मत करिएगा, ठीक। एज लॉन्ग एज दिखाएगा कंटिन्यूटी, मतलब जितना लंबा वो चलता रहता है, और बाय द टाइम दिखाएगा, दोनों की हिंदी सेम है, दोनों की हिंदी होती है जब तक की। जब तक की मीनिंग दोनों की होती है, एज लॉन्ग एज की भी होती है और बाय द टाइम की भी होती है। दोनों में अंतर ये है कि ये कंटिन्यूटी दिखाएगा और ये एंडिंग दिखाएगा। सेंटेंस पढ़कर मालूम पड़ेगा कि कंटिन्यूटी दिखानी है या एंडिंग दिखानी है। आइए करते हैं। जैसे लिखा है एज लॉन्ग एज करप्शन रिमेन्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यस लगा हुआ है, रिमेन्स इन इंडिया इट विल नॉट डेवलप। कह रहा है कि जब तक, एज लॉन्ग मतलब जब तक इस देश में, इंडिया में करप्शन रहेगा, लिखा जाएगा प्रेजेंट में, फिर से याद दिला रहा हूँ, लिखा जाएगा प्रेजेंट में, लेकिन समझेंगे कहाँ पर, फ्यूचर में। तो मैंने कहा जब तक इस देश में करप्शन, भ्रष्टाचार रहेगा, रिमेन का मतलब बने रहना। इस देश में जब तक, कोई इंसान कहता है ना कि भाई साहब इस देश में जब तक करप्शन रहेगा ना, जब तक भ्रष्टाचार रहेगा ना, तब तक ये देश डेवलप नहीं करेगा। अब तुम बताओ ये सुनकर क्या लग रहा है, जब तक इस देश में करप्शन रहेगा तब तक ये देश डेवलप नहीं करेगा, तो ये क्या लग रहा है, मतलब ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है या एंडिंग दिखा रहा है? कंटिन्यूटी दिखा रहा है कि जब तक करप्शन चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा मतलब कंटिन्यू रहेगा, तब तक देश डेवलप करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखानी थी, इसलिए हमने एज लॉन्ग एज लगाया है। एग्जाम में क्या करेगा, इसी एज लॉन्ग एज की जगह बाई द टाइम लगा देगा। अब बोलेगा बताओ गलती क्या है, तो भैया पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे कि बाई द टाइम नहीं लगेगा यहाँ पर, यहाँ लगेगा एज लॉन्ग एज, बिकॉज ये सेंटेंस में हमें दिखानी है कॉन्टिन्यूटी, किसकी, करप्शन के बने रहने की, कि जब तक करप्शन बना रहेगा तब तक देश कभी आबाद नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब तक आप मेरे साथ
ईमानदार रहेंगे, जब तक आप मेरे साथ लॉयल रहेंगे, तब तक मैं आपका साथ दूंगा। तो जब तक लॉयल रहेंगे मतलब कंटिन्यूटी, एज लॉन्ग एज यू आर लॉयल टू मी, एज लॉन्ग एज यू आर लॉयल टू मी आई विल सपोर्ट यू। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा एज लॉन्ग एज किस सेंस में बात करनी है। एज लॉन्ग एज अपना नोट्स वगैरह बना लेना भैया। भाई सूर्यवीरों, ये बात बोलना बाद में कि सर आपने नोट्स नहीं लिखाया, मैं जो बातें बोल रहा हूँ यही आपको नोट्स में लिखना है कि एज लॉन्ग एज कब लगाना है, इसी सेंस में लगाना है, इसको भी और इसको भी। लेकिन अंतर है, कंटिन्यूटी दिखाने के लिए ये लगाएंगे, एंडिंग दिखाने के लिए ये लगाएंगे। अब एंडिंग क्या है, एंडिंग समझ लो। मैंने आपसे एक सेंटेंस कहा कि जब तक कि तुम स्टेशन पहुंचोगे तब तक गाड़ी जा चुकी होगी। जब तक तुम स्टेशन पहुंचोगे तब तक गाड़ी जा चुकी होगी। इसका मतलब जब तक तुम पहुंचोगे उसके पहले ये काम हो चुका होगा। इसका मतलब ये टाइम कौन सा है, एंडिंग। मान लो तुम पहुंचते 6 बजे तक, हमने कहा भाई जब तुम पहुंचोगे जब तक, तब तक वो जा चुका होगा। इसका मतलब है कि तुम्हारे जाने के पहले, वो पहुंचने के पहले जा चुका होगा। इसका मतलब अब ये एंडिंग टाइम है। तो देखो लिखा है कि बाय द टाइम यू गेट दिस, क्या लिख दिया गया है, ये 2 बार हो गया, यू गेट दिस जॉब, ये 2 बार लिख दिया गया मेरे ख्याल से जल्दीबाजी में। बाय द टाइम यू गेट दिस जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर, कह रहे हैं कि जब तक तुम सरकारी नौकरी पाओगे, जब तक तुम सरकारी नौकरी पाओगे, मतलब बाय द टाइम यू गेट दिस जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर ही विल हैव लेड बाई मोर देन, ये देन था यार, क्या क्या लिख दिया गया है यार, बहुत सारी गलतियां हैं इसमें। तो ये लेड नहीं रहा होगा बेटा, चलो रहा भी होगा, कोई बात नहीं, मैं तुमको सही समझा देता हूँ कैसे क्या करना है। एक बात बताओ, पहले इसको देन करो। अब एक बात समझो, एक छोटी सी बात यहाँ समझ लो। एक वर्ड होता है ले बाई। ले बाई का मतलब होता है टू सेव। क्या होता है, टू सेव। ले बाई का मतलब होता है टू सेव, बचाना। यहाँ लिखा है ले बाई, तो ले की थर्ड फॉर्म लेड होती है, तो ले बाई, तो इसका मतलब क्या लिखा गया है, ये सेव्ड लिखा गया है। तुम्हारी भाषा में समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि जब तक तुम सरकारी नौकरी पाओगे ना, तब तक तो ये आदमी बिजनेस कर रहा है, कमा कमा के वी विल हैव सेव्ड, बचा चुका होगा कितना, मोर देन 1 करोड़ रुपीज़। ये रुपीज़ लिखना था, ये इसने ऐसे लिख दिया 1 करोड़ रुपीज़ ऐसे। कह रहा है कि जब तक तुम सरकारी नौकरी पाओगे तब तक तुम 1 करोड़ से, तब तक ये लड़का 1 करोड़ से ज़्यादा बचा चुका होगा। बाय द टाइम और एज लॉन्ग एज में फ़र्क है। मैं 1-2 सेंटेंस अपनी तरफ से लिखकर स्लाइड के अलावा आपको समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो भैया। क्योंकि देखो मेरा पर्पज़ है कि तुम जो पढ़ के जाओ मेरे साथ वो तुमको क्लियर होना चाहिए। देखो मैं अलग से लिख देता हूँ आसान सेंटेंस, वो स्लाइड का मामला है, मैं तुमको आसान लिख देता हूँ। मैंने कहा बाय द टाइम you reach the station, the train will departure। सुनना ध्यान से। अब ये बताओ, ये बाय द टाइम क्यों लगा रहा हूँ मैं, एज लॉन्ग एज क्यों नहीं लगा रहा हूँ? क्या मैं इसकी जगह पे एज लॉन्ग एज लगा सकता हूँ? क्या नहीं लगा सकता हूँ? क्योंकि एज लॉन्ग एज कोई काम दिखाता है चलते रहना, लेकिन बाय द टाइम दिखाता है उस काम की एंडिंग। कह रहा है कि जब तक तुम पहुँचोगे, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना है, लिखा गया प्रेजेंट में, कंडीशनल पार्ट बनेगा तो प्रेजेंट में ही, लेकिन मीनिंग कहाँ निकालेंगे, फ्यूचर में। कह रहा है कि जब तक कि तुम पहुँचोगे बोलना पड़ेगा फ्यूचर में। जब तक तुम पहुँचोगे कहाँ, स्टेशन, मतलब मान लो तुम पहुँचते 6 बजे, तो 6 बजे पहुँचने के पहले कह रहा है कि द ट्रेन विल डिपार्चर, ट्रेन जा चुकी होगी। इसका मतलब जब तुम पहुँचोगे उसके पहुँचने के पहले ही ये वाला काम क्या हो चुका होगा, ये वाला काम क्या हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा भैया। और तुम्हें वह भी पता है, कुछ देर पहले पढ़ाया था कि कंप्लीशन इज ऑलवेज शोन बाय परफेक्ट टेंस। इसका मतलब जैसे हम बिफोर वाले केस में, बिफोर वाले कनेक्टर वाले केस में हम मेन सेंटेंस को परफेक्ट में लिख रहे थे, वैसे इसमें भी होने वाला है। क्योंकि ये भी वही दिखा रहा है कि जब तक तुम पहुँचोगे, इसका मतलब 6 बजे पहुँचोगे,
अब 6 बजे के पहले ये वाला काम खत्म हो जाएगा। तो इसको अच्छा, ये था मेन सेंटेंस। मेन सेंटेंस कहाँ बनता है? फ्यूचर में। लेकिन तुमको फ्यूचर में कहाँ बनाना पड़ेगा? इंडेफिनिट नहीं, परफेक्ट। अभी कहाँ लिखा है? इंडेफिनिट में। गलती हो गई, इस डिपार्चर को हटा के लिखना पड़ेगा विल हैव डिपार्चर्ड, विल हैव डिपार्चर्ड। ये अब सेंटेंस सही हो गया कि बाय द टाइम यू रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव डिपार्चर्ड, ट्रेन जा चुकी होगी। एक बार कमेंट करो, ये बात पहले समझ में आई कि ये इंडेफिनिट टेंस विल के बाद फर्स्ट फॉर्म गलत था, बल्कि हमको इंडेफिनिट के बजाय परफेक्ट टेंस यूज करना पड़ेगा फ्यूचर का। क्यों ऐसा? क्या ये बात समझ में आई? एक बार कमेंट करिए। पास्ट में होगा? अरे क्यों पास्ट में होगा? रिलीफ अड्डा, दिव्यानी नाम था ना आपका। भैया पास्ट में क्यों होगा? बात तो फ्यूचर चल रही ना। दो सेंटेंस जब फ्यूचर में होंगे तो पास्ट का मामला ही कहाँ से आया? तुम जा रहे थे स्टेशन, मैंने कहा भाई तुम्हारी ट्रेन 6 बजे की है और तुम अभी निकल रहे हो, तब तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जब तक तुम पहुँचोगे, अभी पहुँचे नहीं हो, तब तक ट्रेन जा चुकी होगी, अभी गई नहीं है। दोनों काम फ्यूचर में होंगे। तो जब दोनों सेंटेंस फ्यूचर में होंगे तो एक बनता है प्रेजेंट में, देखो बना है प्रेजेंट में, और एक बनता है फ्यूचर में, देखो बना है फ्यूचर में। बस कितना करना था कि फ्यूचर का इंडेफिनिट बजाय फ्यूचर का परफेक्ट लिखना था। सर एक बार फिर से, अरे भैया फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, समझा दिया मैंने फिर से एक बार। क्योंकि वीडियो आपका चल रहा है 1 मिनट लेट, तो मैं जो बात बोला हूं आपके क्वेश्चन करने से पहले दोबारा बोल दिया मैंने। अरे लो एक सेंटेंस और देख लो यार, ऐसी भी क्या बात है? सेंटेंस की कमी है क्या? एग्जाम्पल तो यार मेरे पास एकदम भर भर के, टेंशन का ले रहा हूँ। मैंने कहा बाय द टाइम यू कंप्लीट योर स्टडीज it will be too late। वो कह रहा है, देखो बाय द टाइम, एंडिंग का समय है ये। कह रहा है कि बाय द टाइम यू कंप्लीट योर स्टडीज़, तो तुम्हारा स्टडी कंप्लीट करना, पढ़ाई कंप्लीट करना एक एंडिंग पॉइंट होगा कि जब तक तुम अपनी पढ़ाई पूरी करोगे, मान लो 2025 तक। मैंने कहा 2025 तक तुम पढ़ाई खत्म करोगे। अब मैं इस बात को ऐसे बोल रहा हूँ, मैंने कहा जब तक तुम अपनी पढ़ाई खत्म करोगे तब तक इट विल बी टू लेट। इसका मतलब तब तक देर हो चुकी होगी। इसका मतलब है कि जितना देर होना था वो हो चुका होगा या रुका रहेगा? हो चुका होगा। इसका मतलब इसके पढ़ाई करने के पहले ये काम हो चुका होगा। तो हो चुका होगा कहाँ बनेगा? परफेक्ट टेंस में। और परफेक्ट टेंस बेटा ऐसे नहीं होता। परफेक्ट टेंस में विल बी की जगह पे आपको लगाना पड़ेगा विल हैव एंड बीन, तीनों। क्योंकि विल दिखाएगा फ्यूचर और हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिखाएगा परफेक्ट, और ये दिखाएगा फ्यूचर, तो फ्यूचर का परफेक्ट। तो सेंटेंस हो गया बाय द टाइम यू कंप्लीट योर स्टडीज इट विल हैव बीन टू लेट। इट विल हैव बीन टू लेट। अनिकेत कमेंट करो भैया। अनिकेत, अनुराग, कहाँ चले जाते हो यार? राम कुमार, बाकी लोग भी कमेंट किया करो। मतलब आप लोग एक एक बच्चा कमेंट करता है, खराब लगता है। मैं पढ़ा सबको रहा हूँ मेरे भाई, दिल से पढ़ा रहा हूँ। मतलब ऐसा भी नहीं कि आपके साथ मैं टाइम पास कर रहा हूँ। अगर आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैंने कहा देखो, एज लॉन्ग एज यू आर लॉयल टू मी। अब यहाँ देखो, अब यहाँ एज लॉन्ग एज की जगह बाय द टाइम अगर आप लगाओगे ना तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ मामला कंटिन्यूटी का है। वो कह रहा है कि जब तक यू आर लॉयल, जब तक आप क्या हैं? लॉयल हैं, ईमानदार हैं। किसके प्रति? मेरे प्रति। तब तक मैं आपका सपोर्ट करूँगा। आई शैल सपोर्ट यू। इसका मतलब बाय द टाइम गलत है। हमें क्या लगाना पड़ेगा? एज लॉन्ग एज, और एज लॉन्ग एज के साथ ये कंडीशनल पार्ट हो जाएगा, बनेगा प्रेजेंट में है, और ये हो जाएगा मेन पार्ट, बनेगा फ्यूचर में है। अब वो परफेक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि इसके होने के पहले वो हो चुका होगा। ऐसा तो नहीं है। जब ऐसा होता तो उसको परफेक्ट करते। इसीलिए मैंने कहा कि आप रटिए नहीं
कि कब परफेक्ट, कब इंडेफिनिट, कब कंटिन्यूअस, ये सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे छोड़ दीजिए। सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट पढ़िए, आपको पढ़कर लगे इंडेफिनिट सेंस कन्वे करना है तो इंडेफिनिट सेंस कन्वे करिए, लगे कॉन्टिन्यूटी शो करनी है तो कॉन्टिन्यूटी शो करिए। शैल की जगह विल नहीं आएगा, अरे मेरे भाई एक ही बात है बेटा, शैल और विल एक ही चीज होती है। दिव्यानी मैडम, शैल और विल दोनों एक ही चीज होता है, परेशान ना हुआ करो। ये सब बचपन में पढ़ लिया था आपने कि शैल लगाते हैं आई के साथ, ये सब फालतू चीजें हैं, सब एक ही चीज है। आज की मॉडर्न इंग्लिश में शैल और विल सबके साथ यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, एज लॉन्ग एज और बाय द टाइम। अब आते हैं वापस स्लाइड के ऊपर ताकि बात आपको समझ में आ जाए। तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे गलती ये थी, अच्छा ये तो सही लिखा था, ये तो सही लिखा था, ये भी सही लिखा था, यू गेट दिस जॉब, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग। ही विल हैव लेट बाई मोर देन 1 करोड़ रुपीज़। तो ये हमने परफेक्ट टेंस में लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि ये होने के पहले, क्योंकि बाय द टाइम क्या दिखाता है, एंडिंग, इस काम होने के पहले ये काम ऑलरेडी हो चुका होगा, इसलिए इसको परफेक्ट में लिखना पड़ता है, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये देखो, अनटिल एंड अनलेस, देखो जरा, अनटिल एंड अनलेस। अनटिल दिखाता है बेटा टाइम को, अनलेस दिखाता है कंडीशन को, ऐसा होता है। और दोनों की मीनिंग क्या होती है? दोनों ही नेगेटिव कनेक्टर होते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा था बाय द टाइम, और आपने पढ़ा था एज लॉन्ग एज, ये था पॉजिटिव कनेक्टर, ये भी था पॉजिटिव कनेक्टर, राइट। तो ये दोनों पॉजिटिव कनेक्टर हैं, इसी के ये नेगेटिव वर्जन है। अच्छा, इसकी मीनिंग क्या थी? जब तक कि, ये मीनिंग थी, इसकी मीनिंग भी वही है, जब तक कि डैश 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 ना, ये ना वर्ड आ जाता है नेगेटिव, इसीलिए इसको नेगेटिव में यूज़ करते हैं। जब लगे इनके साथ ना वर्ड भी शामिल है तो फिर हम बाय द टाइम या एज लॉन्ग एज की जगह पे क्या लगाएंगे? अनटिल या अनलेस, ठीक है। अब आओ समझते हैं। देखो लिखा है, कंडीशन वही सब कुछ रहेगी कि जिस पार्ट में अनटिल या अनलेस लगा होगा वो पार्ट कहलाएगा कंडीशनल। देखो इस पार्ट में लगा है अनटिल यू आर आस्क्ड, तो इसको बनाना पड़ेगा प्रेजेंट में। जो मेन सेंटेंस होगा वो बनेगा फ्यूचर में। तो इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा फ्यूचर की आपको सजेशन देते हैं। जैसे इम्परेटिव में कोई आपसे बोलता है कि भैया जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, तो जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, तो ये क्या है? ये इम्परेटिव सेंटेंस ऑर्डर है हमारा। लेकिन ये कब जाओगे? कुछ देर के बाद जाओगे ना, मतलब अभी आप गए नहीं रहते हो, जाओगे इन फ्यूचर। इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा फ्यूचर की फीलिंग कंटिन्यू करते हैं। तो डू नॉट ओपन द बुकलेट, ये इम्परेटिव सेंटेंस है मेन, ये फ्यूचर की फीलिंग दे रहा है, और ये कंडीशनल पार्ट है, प्रेजेंट की फीलिंग दे रहा है। ऐसा होना भी चाहिए। अब देखो ध्यान ही रखना कि अनटिल या अनलेस जिस सेंटेंस में लगे हैं इसमें ऑलरेडी ना शब्द की इंग्लिश होती है। जबरदस्ती तुम नॉट मत लगा देना, तुम नॉट मत लगा देना। जैसे इसको समझ लो पहले यार, मतलब मैं चाहता हूँ कि इसको लिख लो तुम अलग से, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ। ऐसे मान लो मैंने कहा until I come, sorry, until I don't come, wait for me। इसकी हिंदी थी जब तक मैं ना आऊं मेरा इंतजार करना। ये है जब तक मैं ना आऊं, जब तक ना। अब इस पूरे की इंग्लिश हो गई अनटिल। अब आप अलग से आपने नॉट क्यों लगा लिया? ये एग्जाम में लगा लगाया मिलेगा। अनटिल या अनलेस के जितने भी केस अब तक एग्जाम में आपके पूछे गए, जाके देखिएगा डियर, एक ही गलती सब में करवाया है। क्या? जब भी सेंटेंस लिखेगा अनटिल या अनलेस का, तो क्या करेगा?
अनटिल अनलेस के आगे जो सेंटेंस लिखा, जिस सेंटेंस में अनटिल अनलेस लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, इसको नेगेटिव रखेगा वो, जबकि होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इस नेगेटिव वर्जन का मीनिंग ऑलरेडी इसके अंदर है। इसका मीनिंग जब तक नहीं होता, इसका मीनिंग जब तक कि ना होता है पूरा। इसका मतलब ये डोंट गलत है, इस डोंट को हटाकर हमें सही करना पड़ेगा। अब क्या बोलना पड़ेगा इसको? ऐसे ऐसे, अनटिल आई कम, जब तक मैं ना आऊं। इसमें ना दिख नहीं रहा है लेकिन आपको मीनिंग निकालनी पड़ेगी। अनटिल आई कम का मतलब ये मत बोल देना जब तक मैं आऊं, नहीं, जब तक मैं ना आऊं, कॉमा वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करना। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि अनटिल या अनलेस के साथ एक गलती बड़ी कॉमन है, वो यही कि जिस पार्ट में अनटिल या अनलेस लगा रहता है उस पार्ट को नेगेटिव सेंटेंस में नहीं रख सकते। ये बात क्लियर है? आ जाओ भाई। कहाँ गया? दोबारा जाना ही पड़ेगा। ये है, तो ये समझ में आ गया। अनटिल यू आर आस्क्ड, इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव वर्जन। अनटिल यू आर आस्क्ड का मतलब जब तक कि आपसे कहा ना जाए, ना वर्ड लगा देना। अनटिल यू आर आस्क्ड कह रहे हैं कि भैया डू नॉट ओपन द बुकलेट, कोई बुकलेट दी गई टेस्ट पेपर के लिए, तो किसी ने कहा बुकलेट को तब तक नहीं खोलना जब तक कि आपसे खोलने के लिए कहा ना जाए। तो जो ना शब्द आ रहा है ना, वो इसी की वजह से आ रहा है, अनटिल की वजह से। तो ये बात याद रहेगी कि अनटिल यू आर आस्क्ड का मतलब जब तक कि आपसे कहा ना जाए, पूछा ना जाए, तब तक आप बुकलेट को नहीं खोलेंगे। डू नॉट ओपन द बुकलेट। देखो फिर से लिखा है, यू कांट पास द एग्जामिनेशन, ये है मेन सेंटेंस, अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस कहाँ लगाते हैं? कंडीशन के लिए, ये एक कंडीशन है। अनटिल कहाँ लगाते हैं? टाइम के लिए, ये एक टाइम है कि जिस टाइम तक हम आपसे नहीं कह रहे हैं तब तक आप वेट करिए, चाहे 10 बज जाए और चाहे 11 बज जाए, आपसे मतलब नहीं। ये टाइम नहीं, ये कंडीशन है। कह रहा है कि अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक कि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये आपकी शर्त है कि आप कठिन परिश्रम आज करना चालू कर दो, कल करना चालू कर दो, जब तक नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं हो सकते। तो अनलेस यहां भी शो कर रहा है। अब ध्यान रखना, अनलेस यू वर्क हार्ड को अगर मान लो ऐसे लिख दिया उसने, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, तो ये गलत हो गया बेटा। गलत क्यों हो गया? वही वजह कि अनलेस हमेशा पॉजिटिव सेंस में आता है, मतलब होता नेगेटिव है लेकिन सेंटेंस में पॉजिटिवली ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है। जब ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो तुम अपनी तरफ से नेगेटिव क्यों कर रहे हो? तुम लिखो अनलेस यू वर्क हार्ड, इसको डोंट मत लगा देना। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अनटिल या अनलेस की कहानी समझ में आई? एक बारी कमेंट कर दीजिए। रिलीफ अड्डा आज आप ही लाइव हैं, बाकी तो मुझे लगता है कि आज आप सब सो गए हैं, लग रहा है। ठंड लगता है लोगों को ज़्यादा लग गई है। चलो तुम ही से काम चलाते हैं, तुम ही कमेंट करो यार कि बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अच्छा, आप लोग अपने नाम से आईडी क्यों नहीं बनाते? ये रिलीफ अड्डा, रेक्टेंगल, ट्रायंगल ना, एक्यूट एंगल, इस तरह के आप लोग आईडी बनाने में इतना इंटरेस्ट क्यों रहते हो? अरे ईश्वर की दया से आपके माँ बाप ने बढ़िया से नाम रखा है। नहीं, आपका कुछ ना कुछ नाम तो देवयानी, शायद आपने नाम बताया था अपना, देवयानी इतना प्यारा नाम है आपका, फिर भी आप लोग अपने नाम की आईडी क्यों नहीं बनाते? इस तरह के जो यूज़ करते हैं आप लोग, नहीं ठीक है। अपने नाम से बनाए करिए, कौन सा आप लोगों को चोरी करना है। हो गया भाई? चलो, नेहा कुमारी समझ गए, रिलीफ अड्डा समझ गए, बढ़िया, अच्छी बात है, समझ गए तो फिर आओ। देखो, आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट आई शैल ओपन स्कूल, बेटा ये हैड नहीं था, ये बाई मिस्टेक हो गया है, ये हैव है। प्रेजेंट में होना चाहिए, पास्ट में हो गया गलती से, हैव है। सेंटेंस है आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट आई शैल ओपन अ स्कूल। कह रहा है कि अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद, तो ये हो गया हमारा कंडीशनल। तो कंडीशनल सेंटेंस कहाँ बनेगा? प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में बना हुआ है। आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट आई शैल ओपन आई स्कूल, ये बनेगा फ्यूचर में क्योंकि ये मेन सेंटेंस है।
तो फ्यूचर में बना हुआ है, ये होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं कुछ डिफ़िकल्ट का मतलब कुछ अलग। अलग क्या है इसमें, अलग देखो जरा। अभी तक आपने ये सीखा डियर कि जब दो सेंटेंस, व्हेन टू सेंटेंसेस व्हेन टू सेंटेंसेस आर इन फ्यूचर, इन हिंदी अगर कोई दो सेंटेंस फ्यूचर में होने वाले हों तो याद रखना है कि इनमें से जो पार्ट कंडीशनल सेंटेंस होगा वो बनेगा प्रेजेंट में, ऐसा पढ़ा आपने, और जो पार्ट इसमें से मेन सेंटेंस होगा वो बनेगा भैया फ्यूचर में, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, कैसा, कि कंडीशनल सेंटेंस तो बनेगा प्रेजेंट में, ये तय है। ऐसा भी हो सकता है कि जो मेन सेंटेंस हो वो भी प्रेजेंट में ही बन जाए। अब ये केस देखते हैं कि जब दो सेंटेंस फ्यूचर में होते हैं तो एक प्रेजेंट एक फ्यूचर बनता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि दोनों प्रेजेंट में ही बनेंगे। ऐसा कब कब होगा वो समझ लो। ऐसा एक तो तब होगा जब हम किसी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात कर रहे होंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब समझते हो, जो चीज़ कल भी सही थी, जो चीज़ आज भी सही है, और जो चीज़ कल भी सही रहेगी। सार्वत्रिक सत्य इज नोन एज यूनिवर्सल ट्रुथ। जो हमेशा ट्रुथ हो वही क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। लगे आप किसी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात कर रहे हैं तब तो दो के दोनों प्रेजेंट में जाएगा। या फिर आप किसी जनरल हैबिट को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जनरल हैबिट यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं होती, क्योंकि हैबिट बदल सकती है आपकी, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं बदलता, लेकिन हैबिट तो बदल सकती है। लेकिन फिर भी जनरल हैबिट का मतलब ये है कि रोज होने वाली चीज़ें, तो उसमें फिर आप किसी और टेंस में जा ही नहीं पाएंगे, आपको लिखना ही पड़ेगा प्रेजेंट में, क्योंकि जनरल हैबिट प्रेजेंट में ही होती, राइट। अब जरा इस बात को समझो और यहाँ आओ। लिखा है इफ़ यू हीट वाटर, देखो लिखा है प्रेजेंट में, लिखा है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हीट की फर्स्ट फॉर्म होती है। इफ़ यू हीट वाटर, यदि आप पानी को गर्म करेंगे, मीनिंग निकालेंगे फ्यूचर में। यदि आप पानी को गर्म करेंगे किस डिग्री पे, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप पानी को 100 डिग्री पर गर्म करेंगे तो कह रहे हैं कि इट विल स्टार्ट बॉइलिंग या इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। देखो ये लिखा है प्रेजेंट में और ये लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। एक बार कमेंट करो जो लोग लाइव हैं, एक बार कमेंट करो लाइव वालों, क्या होना चाहिए, इट विल स्टार्ट बॉइलिंग या इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। जब हम पानी को 100 डिग्री पर गर्म करेंगे तो ये बॉयल करना शुरू कर देगा, तो इट विल स्टार्ट बॉइलिंग, या ये बॉयल करना शुरू कर देता है, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। क्या करना उचित होगा और क्यों, क्या के साथ क्यों बताना जरूर, कि आखिर आपने क्यों लिखा विल स्टार्ट और क्यों लिखा स्टार्ट्स। चलो रिलीफ अड्डा का आंसर आ गया भैया स्टार्ट्स, रिलीफ अड्डा का आंसर आ गया स्टार्ट्स। और कोई भाई, नेहा बेटा आप भी आंसर कर दो जल्दी से, ठंड बहुत है यार, फटाफट आंसर करो तो थोड़ा मैं भी इंगेज रहूँगा, वरना मुझे ठंडी एहसास होने लग जाती है। होता नहीं, आप किसी काम में अगर बहुत बिजी रहिए तो फिर चीज़ों का एहसास नहीं होता, मतलब ठंड कितनी भी हो एहसास नहीं होती। लेकिन अगर आप खाली बैठ जाइए तो ऐसा लगता है कि भाई साहब हाथ पैर गल जाएगा, क्योंकि हमारे इलाहाबाद शहर में, प्रयागराज में इस कदर ठंड पड़ रही है, मतलब मुझे नहीं लगता कि पिछले 2-3 सालों में ऐसी ठंड पड़ी थी, क्योंकि 5 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर होना बहुत बड़ी बात है। अरे बोल दो भाई, तुम लोग तो बोलते ही नहीं हो आंसर। चलो समझा देता हूँ। एक्चुअल में सही तो होगा स्टार्ट्स, विल स्टार्ट गलत है। सवाल ये नहीं कि विल स्टार्ट गलत है या स्टार्ट सही है, सवाल ये है कि सर जान कैसे गए स्टार्ट्स लिखना सही रहेगा और विल स्टार्ट लिखना गलत रहेगा, ये जान कैसे गए। इसको समझने के लिए हम चलते हैं एक ब्लैंक पेज पे।
तो फिर बात को समझ पाएंगे। देखिए एक्चुअल में क्या होता है डियर, जो इंग्लिश में जो ये विल शैल होता है, आगे चलकर जहाँ भी पहले कभी आपने अगर मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ी है किसी भी मास्टर से इंग्लिश में, कि विल शैल एक्चुअल में मॉडल होती है, क्या होती है मॉडल वर्ब होती है। ये क्या दिखाती है, ये दिखाती है डियर प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज़ों के होने की प्रोबेबिलिटी दिखाती है, बिकॉज इफ मीन्स इट मीन्स कंडीशन दिया है, ठीक है। देखो जरा एक बार समझा रहा हूँ मैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो विल शैल होता है डियर, वो एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल शैल के रूप में क्या शो करता है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, काम के होने की संभावना। मैंने आपसे कहा कि आई शैल मीट यू टुमारो, तुम क्या समझे, तुम ये समझ लिए कि आई ने कहा कि मैं तुमसे कल मिलूंगा, तो क्या ये 100% मिलवे करेगा, नहीं। वो ये कह रहा है भाई कि आई शैल मीट यू टुमारो, शैल लगाने का मतलब है, विल शैल लगाने का मतलब क्या, कि हम क्या दिखा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वो भी कैसी वाली दिखाता है, ये हाई प्रोबेबिलिटी दिखाता है। मतलब सेंटेंस में जब जब हम विल शैल यूज करते हैं तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के साथ बात की जाती है। इसका मतलब इस आदमी से जो मिलने का प्रोग्राम सेट कर रहा है, कल अगर खुदा ना खास्ता कुछ खराब नहीं हुआ तो पक्का इससे मिल लेगा। मतलब मिलने की जो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसा दिखाना हो तो विल शैल लगा लो। लेकिन तुमको ही पता है कि मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा तो है, लेकिन 1% ही सही, 1% ही सही, लेकिन है तो चांस ना मिल पाए, क्योंकि बात फ्यूचर की है। फ्यूचर में हम कुछ भी 100% नहीं बोल सकते, बिकॉज वी आर नॉट गॉड, वी आर नॉट प्रेडिक्टर। हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, कल ये हम करबे करेंगे, अरे हम कल रहे ही ना तो, इसीलिए फ्यूचर में कोई चीज़ 100% के साथ नहीं बोली जा सकती। इसीलिए हम लोग विल शैल लगाते हैं, लेकिन विल शैल वहाँ ये दिखाता है कि मैं पक्का मिलूंगा आपसे अगर कुछ प्रॉब्लम ना हुआ तो। इसका मतलब शैल लगाने का मतलब कि आई अपनी मर्जी से आपकी मीटिंग कैंसिल नहीं करेगा, वो मिलेगा, कुछ अगर ना हुआ तो, दैट इज विल शैल। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर वहां लिखा था इट विल स्टार्ट बॉइलिंग, लिखा था भाई इट विल स्टार्ट बॉइलिंग, और फिर हमने लिखा था इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, ये लिखा था। अब तुमको पता है मेरे भाई, अगर हमने विल स्टार्ट कर दिया, विल लगाने का मतलब है कि वो चीज़ 99% उम्मीद है कि हो जाएगी, लेकिन विल शैल ये भी दिखाता है कि भाई 1% की उम्मीद ये भी है कि वो काम ना हो, 1% की उम्मीद ये भी है कि वो काम ना हो, ये भी दिखाता है विल शैल। अगर तुमने कहा कि आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका 100 तक, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पानी बॉयल ना करे? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर यही होता ही है। साइंस है ये साइंस है। साइंस का मतलब ये साइंटिफिकली प्रूवन मैटर है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि पानी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 100 डिग्री है। अगर पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री है मेरे भाई, तो आप जरा सोचो कि ये तो बॉयल करेगा ही करेगा, लेकिन अगर तुम विल लगा दोगे तो ये हो जाएगा कि कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, क्योंकि विल वाले में 1% की झोल रहता है कि शायद वो ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि विल शैल हमेशा प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं, और प्रोबेबिलिटी का मतलब 100% नहीं होता। लेकिन हमें पता है कि इस पानी को अगर 100 डिग्री पे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बॉयल करना ही करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब विल स्टार्ट नहीं कर पाओगे, और क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट्स। और हम ये दावे के साथ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो चुका है। अब यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं बोल सकते, लेकिन तुमको पता है कि जो चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन होती है वो यूनिवर्सल ट्रुथ के इक्विवेलेंट होती है। जो चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन होती है वो यूनिवर्सल ट्रुथ के इक्विवेलेंट होती है। और तुमको भी कुछ देर पहले पढ़ाया कि अगर कभी ये लिखा है मेन कंडीशनल प्रेजेंट में,
और मेन होना चाहिए फ्यूचर में, लेकिन मैंने कहा ये बनेगा प्रेजेंट में। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में बनने के दो रास्ते मैं सिखाए थे कि जब भी दो सेंटेंस फ्यूचर में होते हैं तो एक सेंटेंस बनता है प्रेजेंट में और जो मेन सेंटेंस भैया होता है वो बनता है फ्यूचर में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो कंडीशनल सेंटेंस हो वो तो प्रेजेंट में बनेगा, लेकिन जो मेन सेंटेंस होगा वो फ्यूचर के बजाय प्रेजेंट में ही बन जाए। ऐसा भी हो सकता है। कैसे? ऐसे कब केस में? पहला केस सिखाया यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा केस दिखाया जनरल हैबिट। जनरल हैबिट ये यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप का मामला है, साइंटिफिकली प्रूवन है, इसलिए इसको कहाँ लिखना पड़ेगा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। आ जाओ कमेंट करो। नेहा एंड दिव्यानी कमेंट करो भैया, क्या मैंने इस सेंटेंस को जितना समझाने का प्रयास किया क्या समझा भी पाया कि विल स्टार्ट क्यों गलत है और स्टार्ट सही क्यों है? क्योंकि देखो अगर तुम समझ नहीं पाए तो फिर तुम्हें ही रटना पड़ जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ तुम रटो। इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ मगिंग क्रैमिंग ना, इंग्लिश रटने का सब्जेक्ट नहीं है, क्रैम नहीं करना है उसको। तो बेहतर होगा कि चीज़ों को आप समझो कि विल स्टार्ट क्यों गलत है और स्टार्ट सही क्यों है। कमेंट कर दो भाई। नेहा और कौन है भाई? रिलीफ अड्डा। चलो तुम लोग कमेंट ही नहीं आ रहे। मेरी वॉइस आप लोगों तक बहुत लेट पहुंचती है क्या? मुझे लगता है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी वॉइस आप लोगों तक बहुत देर में पहुंचती है। रिलीफ अड्डा गॉट इट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। चलो भाई तुमने बोल तो दिया। अब एक बात और समझ लो, मैंने कहा कि एज सून एज, देखो एक सेंटेंस, एज सून एज द फेस्टिवल अप्रोचेस, ये किसी एग्जाम का सवाल है, ठीक है, ये डिफेंस के किसी एग्जाम का सवाल है। एज सून एज द फेस्टिवल अप्रोचेस द नंबर ऑफ customers increase, पहला ऑप्शन, increases दूसरा ऑप्शन। ऑनलाइन वालों कमेंट करो भाई। सी विल इंक्रीज तीसरा ऑप्शन। नेहा कमेंट करो बेटा। दिव्यानी कमेंट करो। इंक्रीज, इंक्रीजेज, विल इंक्रीज, विल बी इंक्रीज्ड। जल्दी कमेंट करो इस सेंटेंस का आंसर अगर तुमको लगता है समझ में आ गया तो। ये आपके ही पेपर का सवाल है, किसी एग्ज़ाम का है, मतलब डिफेंस में किसी पेपर में आया था, मुझे नाम नहीं पता, बट क्वेश्चन तो हम लोग को याद रहते हैं, क्योंकि पेपर हम लोग की नज़र गुजरते रहते हैं तो क्वेश्चन तो याद रह जाते हैं, बट कौन सवाल किस एग्ज़ाम में आए ये याद करना कठिन काम है। तो एज सून एज द फेस्टिवल अप्रोचेस द नंबर ऑफ कस्टमर्स, आगे इंक्रीज, इंक्रीजेज, विल इंक्रीज, विल बी इंक्रीज्ड। इसी के आगे लिखना है कि द नंबर ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर की संख्या, इंक्रीज, इंक्रीजेज, विल इंक्रीज, विल बी इंक्रीज्ड। जल्दी से एक बारी कमेंट करें, जो भी लोग लाइव हैं फटाफट फटाफट कमेंट करें। इंक्रीजेस बिल्कुल सही, इंक्रीज सही होगा, ये गलत होगा। देखो क्यों किया बेटा इंक्रीजेस? देखो ये सेंटेंस है तुम्हारा कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंस कहाँ बनेंगे? प्रेजेंट में। देखो प्रेजेंट बना भी है, फेस्टिवल अप्रोचेस प्रेजेंट इंडेफिनिट। कह रहा है कि जैसे त्यौहार आता है, एज सून मतलब जैसे ही त्यौहार आते हैं, द नंबर ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर की संख्या बढ़ जाएगी या बढ़ जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि ये बात, ये जो मेन सेंटेंस लिखा गया था
ये मेन सेंटेंस तुम फ्यूचर में मत बनाना, ये मेन सेंटेंस प्रेजेंट में बनाना। क्यों? क्योंकि ये बात जनरल हैबिट की है, ये बात जनरल हैबिट की है कि जब जब हमारे शहर में, हमारे गांव में कोई भी त्यौहार आता है किसी भी धर्म का, आप देखे होंगे मार्केट में रश बढ़ जाता है। ये हमेशा होता है, रेगुलर एक्शन का पार्ट है, ये जनरल हैबिट का पार्ट है। इसलिए हम मेन सेंटेंस को फ्यूचर में ना बनाकर कहाँ बनाएंगे? प्रेजेंट में। और प्रेजेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस भी था और इंक्रीज भी था। इंक्रीज क्यों चुने? क्योंकि द नंबर ऑफ कस्टमर्स, ऑफ के बाद ये जो लिखा गया है ये क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कौन रहा होगा? द नंबर। द नंबर ही सब्जेक्ट हो गया। द नंबर का मतलब संख्या, दैट इज सिंगुलर। और अगर सिंगुलर है तो भैया यस या यस लगाना पड़ेगा, दैट इज इंक्रीजेस। आई होप ये बात समझ में आया होगा। दिलीप अड्डा कमेंट करो बेटा कि क्या वास्तव में समझ में आया है। देखो लिखा है आई शैल लेट यू डू दिस जॉब, आई शैल लेट यू डू दिस जॉब इफ यू क्रैक दिस कॉम्पिटिशन। फिर से वही बात, इफ वाला सेंटेंस लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बाद में लिखा है उससे क्या फर्क पड़ता? और मेन सेंटेंस होगा फ्यूचर में, तो फ्यूचर में लिखा है। कह रहा है कि मैं तुमको ये जॉब करने दूंगा कब? इफ यू क्रैक दिस कॉम्पिटिशन, जब तुम इस कॉम्पिटिशन को क्रैक करोगे तब। तो ये लिखा है, कोई दिक्कत है नहीं। आई सर स्टडी वेरी केयरफुली इन केस आई फेल द एग्जामिनेशन। चलो ये हेडिंग तो आज नहीं कर सकते, क्योंकि इस हेडिंग को समझाने के लिए हमें कुछ और बातें करनी पड़ेंगी। एक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक केस, इफ वर्सेस, मैं इसकी स्लाइड बनवा लूंगा अलग से, क्योंकि इसमें काम हो नहीं पाएगा। इफ वर्सेस इन केस, इफ वर्सेस इन केस, ये स्लाइड हम डिस्कस कर लेंगे कल के क्लास में। कल वाले सेशन में हम एक अलग से क्वेश्चन की लिस्ट भेज देंगे जिसमें इफ वर्सेस इन केस के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, कम से कम 6-7 एग्जाम्पल करेंगे तो आप समझ पाओगे बाबू कि इन केस क्या होता है और इफ क्या होता है, क्योंकि दोनों की हिंदी मीनिंग सेम होती है। इफ का मतलब भी अगर मगर होता है और इन केस का मतलब भी अगर होता है। तो अगर और यदि जानकर, हिंदी जानकर तुम कुछ नहीं जान पाओगे। हिंदी जानने से इंग्लिश नहीं आया करती, इसलिए आपको जानना पड़ेगा कि इफ क्या है और इन केस क्या है। इसके ऊपर में अलग से मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा मैडम को, वहाँ से टाइप बन जाएगा, स्लाइड बन जाएगी, ताकि आपको पढ़ाने में आसानी हो। राइट, तो मैं इसके ऊपर चर्चा कर लूँगा, क्योंकि इन दो एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी नहीं। अभी तुमको लग रहा होगा कि जो इन केस लिखा गया है ये अब यहाँ तुम इफ़ नहीं लगा सकते। अगर तुमने इफ़ लगाया तो ये गलत है और इन केस सही है। यहाँ जहाँ इफ़ लिखा है ये इन केस नहीं लगा सकते, जहाँ इफ़ लिखा है वही सही है, ये गलत है वही सही है। अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ इन केस क्यों नहीं लगा सकते और यहाँ इफ़ क्यों नहीं लगा सकते, यहाँ इन केस क्यों लगाना पड़ रहा है? आखिर क्यों इफ़ नहीं लगा सकते? इन केस में क्या ऐसा है जो इन केस लगाना पड़ रहा है? तो ये, बट सर टुडे आवर क्लास स्टार्टेड वेरी लेट। यस बेटा, आज क्लास हमारी लेट स्टार्ट हुआ है, कोई नहीं, आगे से चीज़ें बहुत टाइमली रहेंगी। प्रयास करता हूँ यार मैं भी कि मैं लेट ना हो पाऊँ। कभी कदार हफ्ते में ऐसा होता है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन मैं लेट हो जाता हूँ, ये मैं मानता हूँ। जब 6 दिन की क्लास होती है तो 4 दिन तो बहुत टाइमली रहता हूँ, 1 या 2 दिन लेट हो जाता है। और लेट होने की सिंगल वजह है डियर ट्रैफिक। चूँकि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी ट्रैफिक है, तो उस ट्रैफिक का रेड लाइट इतना ज़्यादा जलता रहता है, हर चौराहे पर रेड लाइट लगा हुआ है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। बट फिर भी दिव्यानी, मैं अपना सेशन पूरा करके जाता हूँ बेटा। 1 घंटे का सेशन होता है, 1 घंटे दे के जाता हूँ, ताकि बच्चे को ये न लगे कि सर ने टाइम कम दिया। मैं अपनी तरफ से कभी भी ऐसा कोई काम करना नहीं चाहता जिससे बच्चा मुझसे नाराज़ हो। क्योंकि देखो बच्चे, अगर आप नाराज़ हो जाओगे, आप ही नाखुश रहोगे, तो इस संस्था का और मेरा दोनों का उद्धार नहीं होगा। और मैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आया हूँ इसलिए, ताकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के जो इनका जो ग्लोरी है, जो शानो शौकत है, उसमें मैं भी कुछ 4 चांद लगा पाऊँ अपनी मेहनत से। जितना अपनी मैं मेहनत ऐड ऑन करूँगा उतना टीडीए में भी कुछ ऐड ऑन हो जाएगा। राइट, तो मैं भी चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने टीडीए पे भरोसा किया है, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को अगर आपने सब्सक्राइब किया है, तो डियर ये भरोसा आपका टूटने नहीं दूंगा और आपको वास्तव में लगेगा कि सर टीडीए में एडमिशन लेके मैंने कोई गलती नहीं किया है और बढ़िया सिखाया जा रहा है। इंग्लिश में तो मैं गारंटी आपको करता हूँ कि इंग्लिश का एक सिंगल टॉपिक इतना डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर दूंगा कि आपको लगेगा सर इतना अच्छा बैच तो बैच में शायद ना पढ़ाते, क्रैश कोर्स में इतना अच्छा कोर्स मिल गया। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है दिव्यानी, इसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। अब इसको जल्दीबाजी में अगर पढ़ा दूंगा ना, मैं बता दूंगा, 2 स्लाइड लिखी हुई 2 क्वेश्चन बता दूंगा कि हाँ इनकेस गलत है, यहाँ इफ गलत है, लेकिन जानना पड़ेगा इफ और इनकेस कब कब आएगा। तो वो एक बड़ा सेगमेंट हो गया, बेहतर होगा कि हम उसको अलग से किसी स्लाइड में बना के पढ़ें, ठीक है। तो आगे की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।